ओके, तो अभी हमें आज क्या करना है, लॉजिक चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हमें आज सॉल्व करनी है। तो इस लॉजिक की पहली एक्सरसाइज में आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें पूछा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई एंड इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो आपको बताना है कि दिया हुआ जो एग्जाम्पल है वो स्टेटमेंट है या नहीं, और स्टेटमेंट है या नहीं उसको जस्टिफाई भी करना है, और अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको बतानी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज स्टेटमेंट, एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो पहली शर्त है वो असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ देखो पहली कंडीशन क्या लिखी है, पहला एग्जांपल है 5 + 4 = 13। इसको अगर हम बोले तो इसका मतलब ऐसा है कि द सम ऑफ 5 and 4 is 13। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसीलिए ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, its truth value is false। F लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि 5 और 4 का सम 9 होता है, 13 नहीं होता, लेकिन स्टेटमेंट तो ये है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है देखो जरा, x - 3 = 14, यानी उसने बोला है कि द डिफरेंस ऑफ x and 3 is 14। तो हमको देखने में तो ये असर्टिव सेंटेंस लग रहा है, और है भी असर्टिव सेंटेंस, लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है इसका आइडिया हमको क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको x के बारे में कुछ दिया नहीं है यहाँ पर से। अगर उसने दिया था कि x की कुछ वैल्यू है तो हम बोल सकते थे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फिलहाल तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है उसे हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। क्यों ओपन, क्योंकि ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। और ऐसा जो सेंटेंस होता है जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहते। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस। समझ में आ रहा है, ओके। ये तीसरा जो है, ये तो एग्जांपल क्या लिखा है, क्लोज द डोर, इन्हें दरवाजा बंद करो, तो ये तो असर्टिव सेंटेंस ही नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव। और हमने पढ़ा है कि असर्टिव सेंटेंस अगर रहे तो ही वो स्टेटमेंट होता है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज एन imperative सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव। समझ में आया। और जो इंपरेटिव, जो स्टेटमेंट नहीं है उसकी ट्रूथ वैल्यू तो होती है, तो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी हमको क्लियर हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। और ये ट्रू है कि फॉल्स है, so it is a statement, it is a statement, ठीक है। और 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बोल रहा है, तो हम 0 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 + 0 आए, 11th में पढ़ा है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर, a + b आए, तो 0 को 0 + 0 आए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, its truth value is t। ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, यानी मेरे लिए नाश्ता लाओ, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं होगा।
उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस है और आइडिया क्लियर हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। और ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है, क्योंकि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर तो होते ही है। ठीक है, ये कर लेंगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स होता है ऐसा बोल रहा है, लेकिन यहां पर एक्स क्या है ये हमको पता नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज एन ओपन सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ट्रू हो, और ऐसी कुछ वैल्यू भी हो सकती है जिनके लिए वो ट्रू ना हो। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन ओपन सेंटेंस। और जो ओपन सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है, इसी में आगे और भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। मैं आपके पास बुक नहीं है तो मैं इसका जो है पीडीएफ, वो आपके एक्सरसाइज का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप ये क्वेश्चंस देख पाएंगे। ओके, तो 8 क्वेश्चन है इसमें कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स नहीं होते। तो ये तो असर्टिव सेंटेंस है, मतलब स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है और वो भी कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2 रूट्स। फिर उसके 9th क्वेश्चन है डू यू लाइक मैथमेटिक्स, यानी क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको मैथ्स पसंद है। तो क्वेश्चन है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो वो स्टेटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है और ट्रू है ना। ईस्ट से वो राइज होता है और वेस्ट में वो क्या होता है? सेट। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी रियल नंबर होल नंबर होते हैं। यह असर्टिव सेंटेंस तो है, इसका मतलब स्टेटमेंट भी है, लेकिन ये ट्रू है क्या? नहीं। रियल नंबर जो है वो जरूरी नहीं है होल नंबर ही रहे, हो सकता है वो रैशनल हो, इरेशनल हो, वो डेसिमल हो, वो रैशनल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। कैन यू स्पीक इन मराठी, क्वेश्चन पूछा है, क्या आप मराठी में बोल सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट तो नहीं होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है एक, वो क्या दिया हुआ है? देखो, ये इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 वेयर x इक्वल्स टू 7। अब आप बोलेंगे सर ये भी ओपन सेंटेंस है। नहीं, यहां उसने x की वैल्यू दी है ना, तो आप इसमें जहां जहां x है उसकी जगह पुट करके देखो तो क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 लेफ्ट हैंड साइड, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 42 माइनस 7, ये 0 आ रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट होगा क्योंकि यहां पर x की वैल्यू दी है उसने। सो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट whose truth value is t, जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? t है, ट्रू है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये भी 11th में हमने पढ़ा था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी के क्यूब रूट्स यानी 1 के क्यूब रूट्स, जो 3 क्यूब रूट्स होते हैं, उन तीनों का सम अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो ये स्टेटमेंट है, और कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। ओके, और 15th लास्ट क्वेश्चन है इट रेन्स हेवीली। अब असर्टिव सेंटेंस तो आपको दिख रहा है, लेकिन क्या लिखा है? इट रेन्स हेवीली, यानी बहुत तेज बारिश होगी। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? हमको पता नहीं कौन बोल रहा है, कब बोल रहा है, तो हमारा आइडिया इससे क्लियर नहीं है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। हो सकता है कि कभी हम बोले हाँ ये ट्रू है, हो सकता है बारिश होगी आज, इट रेन्स हेवीली, और समर डेज में अगर बात करें तो नहीं होगा। तो इससे आइडिया क्लियर नहीं है, और जब आइडिया क्लियर ना हो तो वो स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है,
तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमको। यहाँ कुछ क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको इसको सिंबॉलिकली कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, एंड को कैसे लिखते हैं, और को कैसे लिखते हैं, इफ देन को कैसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ को कैसे लिखते हैं। तो अब हमको इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स है और वो किसी ना किसी लॉजिकल कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 2 पहले पहचानना पड़ेगा 2 स्टेटमेंट कौन कौन से है। ये 2 स्टेटमेंट है देखो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, और बीच में लॉजिकल कनेक्टिव लगा हुआ है एंड। तो सीधा सिंबॉलिक फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म यानी स्टेटमेंट के लिए हमको कोई ना कोई एक इंग्लिश का अल्फाबेट यूज करना पड़ता है, वो भी स्मॉल लेटर्स में। तो हमने क्या करना, पहले स्टेटमेंट को कुछ नाम ले लेना। लेट, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट ले सकते हैं, पी ले लिया हमने, मान लो नागपुर इज इन महाराष्ट्र। इस स्टेटमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी, स्मॉल लेटर पी से, और स्मॉल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं चेन्नई इज इन तमिलनाडु। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ऐसे 2 स्टेटमेंट, एक को पी लिख लिया, एक को क्यू लिख लिया। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र यानी क्या, पी, एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा इन्वर्टेड वी। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। तो पी एंड क्यू, ये क्या हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म था, वर्बल फॉर्म, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। वैसे यहां पर भी देखो, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये एक स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है आइसोसेलिस। तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये एक स्टेटमेंट हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, आइसोस्केलिस अकेला नहीं लिखना, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज आइसोस्केलिस, ऐसे 2 स्टेटमेंट है। तो हमने लिख लिया लेट पी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल and Q triangle is isosceles। एक स्टेटमेंट है P ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और दूसरा स्टेटमेंट है ट्रायंगल इज आइसोसेलिस, और बीच में क्या है, बीच में है और। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P Q और बीच में और को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। सो P और Q, P और Q, तो ये क्या हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ये थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, इट इज ऑफ मेजर 90। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, उसको कुछ नाम ले लेते हैं, P, द एंगल इज राइट एंगल, एंड Q, इट इज ऑफ मेजर 90। इट इज यानी कौन, एंगल, तो द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। यानी पहला स्टेटमेंट हो गया द एंगल इज राइट एंगल, और दूसरा स्टेटमेंट हो गया द एंगल इज ऑफ मेजर 90। और अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो P Q और दोनों के बीच में कनेक्टिव क्या है, इफ एंड ओनली इफ। दोनों के बीच में कनेक्टिव क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो इसको बोथ साइडेड एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करें।
ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्शन कर सकते हैं। यहां देखो और भी आगे क्वेश्चन दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, इसका मतलब क्या है? यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हैं। क्या क्या स्टेटमेंट है देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे? द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। ये देखो 4th क्वेश्चन क्या दिया है, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको ही बता देते हैं। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, इसका मतलब क्या है पहले वो निकालना कि एंगल ना तो एक्यूट एंगल है और ना ही ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑब्ट्यूज, एंगल एक्यूट नहीं है, एंगल ऑब्ट्यूज नहीं है, ऐसा इसका मतलब है। तो हम एक स्टेटमेंट को ले लेते हैं, लेट पी, क्या लेंगे? एंगल इज, नाइदर नहीं लिखना, एंगल इज नॉट एक्यूट, ऐसा लिखना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखना? क्यू, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। और फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म जरा ध्यान में लेना। P क्या है? एंगल एक्यूट नहीं है, और Q क्या है? एंगल ऑब्ट्यूज नहीं है। और हमारा स्टेटमेंट क्या था? जॉइंट यानी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या था? एंगल नाइदर एक्यूट, एंगल इज, सॉरी इज छूट गया, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, यानी एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन आएगा? P एंड Q। इसको पढ़ के देखो, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, यही इसका मतलब है कि एंगल ना तो एक्यूट है ना ऑब्ट्यूज है। ध्यान में है? इसमें और क्वेश्चन है देखो, वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 90। तो ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, ये एक स्टेटमेंट है, और मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 90 ये दूसरा स्टेटमेंट है। और दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है? इफ देन। तो इफ देन में सिंगल एरो होता है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है हीमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो हीमा दास विन्स गोल्ड मेडल, ये एक स्टेटमेंट है, एंड हीमा दास रन्स फास्ट, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और दोनों के बीच में इफ एंड ओनली इफ है, यानी डबल साइडेड एरो उसमें लगेगा। और आखिरी क्वेश्चन है x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, एंड स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, x इज एन स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और दोनों के बीच में बट है, बट हमने तो ऐसा कोई कनेक्टिव नहीं पढ़ा, एंड पढ़ा, और पढ़ा, इफ देन पढ़ा, इफ एंड ओनली इफ पढ़ा। तो बट इट इज लाइक एंड ऑपरेशन। तो क्या लिखोगे? x इज नॉट एन इरेशनल नंबर को p ले लेना, एंड x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर को q ले लेना, और बट की जगह एंड ले लेना, तो p एंड q, ऐसा वो स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है सिंबॉलिक फॉर्म के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें आपको बोला है कि राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो फंक्शंस दिया हुआ है, आपको जो हर इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है उसकी ट्रूथ वैल्यू बताना है। और ये ट्रूथ वैल्यू बताने के लिए हमको जो ट्रूथ टेबल पढ़े थे हमने, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन के, उनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है। देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। 4 इज ऑड, 4 ये ऑड नंबर है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 4 तो इवन नंबर है। बीच में क्या है? और, तो ये आ गया और का साइन। 1 इज प्राइम, तो हमको पता होना 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। और हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा हुआ है, इसको ऐसी 3 लाइन लिखना। इक्वल्स टू नहीं लिखते हैं जब भी हम कोई लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करते हैं, तो 3 लाइन लिखना। F और F, ट्रूथ टेबल पढ़ा था देखो डिसजंक्शन का और का, तो फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स।
तो दिया हुआ जो कंपोजिट स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। आया ध्यान में? यहां पर भी देखो दो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बात तो ट्रू है, तो हम इसको लिखेंगे ट्रू। बीच में क्या है? एंड 46 इज अ प्राइम नंबर, तो 46 कोई प्राइम नंबर नहीं है, वो तो डिवाइड होता है, तो ये फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स यानी क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। ट्रूथ टेबल पढ़ा हुआ है हमने, तो ये आएगा फॉल्स। ठीक है। इधर 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, ऐसे आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है 5 इज अ प्राइम नंबर, क्या है? 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 5 प्राइम नंबर है क्या? है, इसका मतलब ये ट्रू है। और 7 डिवाइड्स, बाद में एंड है, 7 डिवाइड्स 94, तो 7 तो 94 को डिवाइड नहीं करता, तो ये तो फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इस तरह से हम इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद ये क्या दिया है देखो, यहां पर दो स्टेटमेंट नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है, निगेशन लिखा हुआ है। देखो मैंने बताया था निगेशन करने का एक तरीका है, इट इज नॉट ट्रू दैट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निगेशन। इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब निगेशन। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। तो 5 माइनस 3i ये रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो हमने पढ़ा ये रियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। और फॉल्स का निगेशन, ये निगेशन कहां से है? इट इज नॉट ट्रू दैट का मतलब होता है निगेशन। 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और फॉल्स का निगेशन क्या होता है? तो फॉल्स का निगेशन होता है ट्रू। फॉल्स का निगेशन क्या होता है? ट्रू। तो इस तरह से हम इन सभी स्टेटमेंट की क्या निकाल सकते हैं? ट्रूथ वैल्यू। इसमें आगे भी और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इफ 3 इंटू 5 इज 8, तो हमको पता है 3 इंटू 5 8 नहीं होता, ये फॉल्स है। 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, ये भी फॉल्स है। और इफ देन लिखा हुआ है, तो इफ देन का मतलब क्या होता है? फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स। पहला भी स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, और इंप्लीकेशन आ रहा है, तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है? सिंगल इंप्लीकेशन में फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है? ट्रू। योर आंसर विल बी ट्रू। उसके बाद मिल्क इज वाइट, ये ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ, तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है डबल साइडेड एरो। और दूसरा है स्काई इज ब्लू, ये भी ट्रू है। तो ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू क्या होता है? ट्रू। तो आंसर इज ट्रू। होगा ऐसा। और आखिरी क्वेश्चन है 24 इज द कंपोजिट नंबर, ये भी ट्रू है। ये ट्रू है ना, 24 कंपोजिट नंबर है, ट्रू। और 17 इज अ प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है, 17 प्राइम नंबर है। तो ट्रू और ट्रू, ट्रू। तो योर आंसर विल बी ट्रू। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज में और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके।